हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 विज्ञान का जो पाठ है आपका छठा, जिसका नाम है जीवों में श्वसन, उसका पार्ट 2 करेंगे। यानी कि जो हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह लिखा हुआ है कि अवायवीय जीव किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अवायवीय जीव यानी कि जो अवायवीय श्वसन करते हैं। और अवायवीय श्वसन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है। अवायवीय श्वसन जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के बिना ही जब वह श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना श्वसन प्रक्रिया करते हैं उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो आपको लगाया गया है जो गूगल से लिए गए हैं दोनों फ़ोटो। इसमें ये उदाहरण है ईस्ट कोशिकाओं का। ये क्या है, किसका चित्र है बच्चों, ये ईस्ट का है। एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से बता देती हूँ, ये क्या है आपके, ये यीस्ट कोशिकाएं हैं। यीस्ट जो होती है वह एक तरह की कवक होती है, और ये कवक जो है ये ऑक्सीजन के बिना ही अपना जो श्वसन प्रक्रिया करती है। ठीक है, इसको कवक को सुखा लिया जाता है। सुखा के ये देखिए ये इस तरह से इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवायवीय जीव अब आपको समझ आ गया होगा क्या है। ये देखें इसका आंसर जो लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे जीव जो अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। उदाहरण है यीस्ट कोशिकाएं। ठीक है, तो ये यीस्ट है, ये एक कवक है। यीस्ट जो है बच्चों ये 1500 लगभग प्रजातियां हमारे दुनिया में, मतलब हमारे संसार में पाई जाती हैं इसकी। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि ये केवल एक ही जीव है, मतलब एक ही कवक है, एक कवक नहीं, ये मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी जो हैं यीस्ट की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, और कवक में, एक तरह की ये कवक हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि मानव शरीर को कौन से कार्यों को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अधिक ऊर्जा के मतलब क्या है कि जब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके शरीर में, हमने पीछे पढ़ा था ना कि श्वसन की प्रक्रिया से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा जो है वो हमें श्वसन की प्रक्रिया से मिलती है। तो ऊर्जा ज़्यादा जब हमें ज़रूरत होती है वह किन कार्यों में चाहिए होती है, तो उनके नाम है जैसे ज़्यादा जिनमें हमारी मेहनत लगेगी, है ना। तो बहुत देर तक अगर हम व्यायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज अगर आप बहुत देर तक कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा प्रयोग होएगी। आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, दौड़ने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होएगी। कई घंटे टहलने के लिए, जैसे आप पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप कई घंटे तक घूम लिए या टहल लिए, तो उसमें भी आपकी काफ़ी सारी ऊर्जा चाहिए होती है। इसके बाद जैसे साइकिल चलाने के लिए आप काफ़ी देर तक साइकिल चलाते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी काफ़ी ऊर्जा यूज़ होती है। फिर भारी वज़न उठाने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत भारी कोई वज़न है तो उसको उठाने के लिए आपका पूरा जोर लग जाता है ना, तो उसमें आपकी ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होती है। तो ये कुछ ही उदाहरण है बच्चों, ऐसे ही और काम जहाँ पर हमारी ज़्यादा मेहनत लगती है उन सभी कामों में हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये आंसर हो गया अपना। यहाँ नीचे भी ये लिखा हुआ है कि उपरोक्त दिए कार्य कुछ उदाहरण हैं जिनको करने के लिए मानव शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ पर आप जितना मेहनत कर रहे हैं तो उतनी ही ज़्यादा आपकी ऊर्जा प्रयोग हो रही है। ठीक है, ये सब आपको एक चित्र के माध्यम से भी देखिए जैसे ये समझाया गया है। यहाँ ये देखें, ये दौड़ रहा है। देखिए दौड़ने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और दौड़ने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो मैंने स्पेशली गूगल से ये चित्र आपके लिए लगाया है कि आप देखें कि रनिंग करने के या दौड़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, एक तो आपका वज़न कंट्रोल में रहता है, वज़न घटता है इससे। ठीक है, दिल को सुधारता है ये, हड्डियों को मजबूत करता है, तनाव को ख़त्म करता है, बेहतर नींद लेने में आपकी मदद करता है। ठीक है, तो बच्चों को तो इस उम्र में ज़रूर थोड़ा बहुत आधा घंटा ज़रूर दौड़ लेना चाहिए। ठीक है,
इससे आपकी ग्रोथ भी होएगी, मतलब आपका जो शारीरिक विकास है वो भी अच्छा होएगा। ठीक है, तो रनिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये देखिए, ये दूसरा, ये साइकिल चला रहा है, तो ये साइकिल चलाने में भी हमारी अधिक ऊर्जा यूज़ होती है। ये व्यायाम कर रहा है, इसमें भी हमारी अधिक ऊर्जा यूज़ होती है। ये सभी उदाहरण कौन से हैं बच्चों, जिनमें आपकी अधिक ऊर्जा यूज़ होती है? ये सब जैसे पार्क में टहल रहे हैं, ठीक है, तो इन सब में हमारी ऊर्जा जो है वह अधिक यूज़ होती है। ठीक, अधिक यूज़ वाले ये सारे कार्य हैं। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किन किन कार्यों में हमारी अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, अधिक ऊर्जा प्रयोग होने से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? देखिए, जब हमारी ज़्यादा ऊर्जा प्रयोग होती है तो हमें, आपने देखा होगा, अगर आप बहुत तेज़ दौड़ लेते हैं, है ना, तेज़ दौड़ रहे हैं तो उसके बाद आप हाँफने लगते हैं। तेज़ दौड़ने के बाद क्या होगा, आप हाँफने लगेंगे, आपको मतलब सांस लेने के लिए बहुत जल्दी जल्दी आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है ना, इस तरह से। तो वो क्या होता है कि वहाँ आपकी जो ऑक्सीजन है, जिसका क्या आपने अपने सांस में लिया था, तो वो ऑक्सीजन जो है O2 जिसे हम सिंबल से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से वहाँ पर कमी हो जाती है। अधिक ऊर्जा का जो कोई भी हम कार्य करते हैं, जैसे ये दौड़ते हुए दिखाए हुए हैं, ठीक है, तो आप दौड़ रहे हैं, अधिक टहलने का काम कर रहे हैं, इन सभी कामों में आपकी अधिक ऑक्सीजन जो है वो आपके श्वसन में यूज़ हो जाती है। ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक ऊर्जा मिलती है, तभी तो आप दौड़ पाते हैं ना अच्छे से। तो इन सब में क्या है, ऑक्सीजन की आपकी फिर कमी हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर की अधिक ऊर्जा यूज़ हो जाती है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की, अगले क्वेश्चन में लिखा है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं? अब देखिए, जब थोड़ी आपकी ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी में जब आपका श्वसन हो रहा है तो उसको कहते हैं हम अवायवीय श्वसन, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी में हमारे शरीर में कौन से अंग हैं जो कि आपका अवायवीय रूप से श्वसन करना शुरू करते हैं फिर? ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपकी पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं, देखिए ये चित्र के माध्यम से आपको यहाँ बताया गया है। जैसे ये दौड़ रहा है तो इसकी ये हाथ की कोशिकाएं जो हैं, पेशी कोशिकाएं, उनको यहाँ चित्र से दिखाया गया है। ये इस तरह की पेशी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो पेशी कोशिकाएं जो हैं हमारी, वह अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। कैसे श्वसन करेंगी? अवायवीय रूप से श्वसन करेंगी जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, पेशी कोशिकाओं द्वारा किए जाने वाले अवायवीय श्वसन को एक समीकरण द्वारा समझाएं। तो अवायवीय श्वसन जो है, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि अवायवीय श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये बात आप याद रखेंगे बच्चों। यहाँ ए शब्द जो है वह अनुपस्थिति बता रहा है, तो वायु की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है वहाँ पर, अनुपस्थिति। ठीक है, ये अनुपस्थिति है। अब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन हो रहा होता है, श्वसन में क्या होता है बच्चों कि जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज का विखंडन होना होता है ना। तो ग्लूकोज विखंडित होकर जो है अनुपस्थिति में, वैसे तो किस में बदलता है, वह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है, पर जब अवायवीय श्वसन है उस दौरान वहाँ पर अल्कोहल बनता है। परंतु हमारे शरीर में जब ये अवायवीय श्वसन हो रहा है तो पेशी कोशिकाओं द्वारा जो अवायवीय श्वसन होता है वहाँ लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल बनता है। ये आप याद रखेंगे, लैक्टिक अम्ल का नाम बहुत ज़रूरी है आपके लिए याद रखना। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ लैक्टिक अम्ल बन रहा है और लैक्टिक अम्ल के साथ साथ वहाँ पर ऊर्जा का निर्मोचन हो रहा है। ऊर्जा बननी तो ज़रूरी है क्योंकि ऊर्जा ही तो हमें शक्ति दे रही है दौड़ने के लिए या अधिक काम करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, ये ग्लूकोज का यहाँ पर पूर्ण विखंडन नहीं होता, ये आंशिक विखंडन होता है। कैसा विखंडन होता है बच्चों? आंशिक। आंशिक मतलब अधूरा, आधा जो है, थोड़ा सा पार्ट में।
ठीक है। पार्शियल जब यहाँ पर आपका विखंडन हो रहा है ग्लूकोज का, तो उसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया है अब आपका अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका हम आंसर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। तो पेशी कोशिकाओं में होने वाला जो अवायवीय श्वसन है उसका जो समीकरण है वो कैसे बनेगा? अब ग्लूकोज ये कहाँ पर है बच्चों? पेशी में। जो पेशी की कोशिकाएं हैं उनमें जो ग्लूकोज मौजूद है वहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ये प्रक्रिया थोड़े समय के लिए ही होती है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर हम ज़्यादा समय के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है ना। तो थोड़े ही समय के लिए ऐसा होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऑक्सीजन वाला ले लिया जाता है। जैसे चाहे आपने देखा होगा कोई भी धावक या एथलीट जो होता है उसको फटाफट से ग्लूकोज ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। जो एनर्जी हमारी यानी ऊर्जा जो हमारी रिलीज़ हो गई होती है बॉडी से, वह ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेगी। तो उससे क्या होगा, ये लैक्टिक अम्ल ना बनकर फिर क्या बन जाएगा, वापस हमारा पूर्ण विखंडन होगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वह बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशी कोशिकाओं में जब आप अधिक व्यायाम कर रहे हैं या अधिक दौड़ रहे हैं तो आपका लैक्टिक अम्ल बन रहा है। लैक्टिक अम्ल जो बनेगा उसके कारण आपका जो शरीर में ऐंठन भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ लैक्टिक अम्ल बन रहा है और ये ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हो रहा है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जब पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के बारे में बात हो रही है तो आपने आंसर में यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देना है और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और ये याद रखेंगे कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यहाँ थोड़े ही समय के लिए होती है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लैक्टिक अम्ल से संबंधित ही है कि अगर लैक्टिक अम्ल जो है हमारी पेशियों में संचित हो जाए, मतलब वह इकट्ठा हो जाए, तो मानव शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल अगर बच्चों हमारे शरीर में संचित हो रहा है तो पेशियों में ऐंठन आ जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि आप अगर बहुत अधिक व्यायाम कर लें या बहुत अधिक दौड़ लेते हैं तो आपके पाँव जो हैं वो दर्द होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि आपकी पेशियों में ऐंठन आ गई है। ठीक है, तो इस ऐंठन को दूर करने के लिए बच्चों को बहाना मिल जाता है कि अब हम आगे नहीं दौड़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने पाँव जो है, आपके घर में आपकी मम्मी पापा कहते होंगे गर्म पानी में पाँव धो लो, है ना। तो ये गर्म पानी से पाँव धोने से आपके जो ऐंठन होती है वह ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा बच्चों आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा होता है कि आप बहुत अधिक चल लिए हैं, आपके पाँव में दर्द हो रहा है, तो उस ऐंठन को ख़त्म करने के लिए आपको अवश्य ही गर्म पानी में अपने पाँव धोने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका रक्त संचरण अच्छे से ठीक हो जाता है और ऐंठन ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगले क्वेश्चन में लिखा है अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। ये मैंने अभी आपको समझाया, तो इसलिए फिर से एक बार इसका आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में जो लिखा है, अत्यधिक व्यायाम करने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ज़रूरत होती है अधिक आवश्यकता, क्योंकि जितना हमें ज़्यादा ऊर्जा ज़रूरत मिलेगी तभी तो हम अधिक व्यायाम कर पाएंगे, है ना। लेकिन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन, मतलब यहाँ ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वह सीमित ही होती है ना। क्योंकि हम जब सांस ले रहे होते हैं तो सीमित मात्रा में ही हमारे शरीर के अंदर सांस के द्वारा ऑक्सीजन गई होती है, तो उसकी मात्रा सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वह अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी पेशी कोशिकाएं जो हैं वह अवायवीय श्वसन करने लगती हैं और जो ऊर्जा उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है फिर वो उसको पूरा मांग को करती हैं। ठीक है, जब पेशियां अवायवीय श्वसन करती हैं तब ऐंठन उत्पन्न होती है और ऐसा करने से पेशियों में क्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बताया भी, ऐंठन उत्पन्न हो जाए तो आप गर्म पानी से स्नान करें।
ठीक है। तो ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तब हमारे ये जो कोशिकाएं हैं, पेशी कोशिकाएं, उनमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है वो देखें कि पेशियों में उत्पन्न हुई ऐंठन को कैसे कम किया जा सकता है। तो अभी ये तो आपको याद ही होगा बिल्कुल कि एक पॉइंट तो अभी मैंने बताया था आपको कि गर्म पानी से स्नान करने से, ठीक है, गर्म पानी से आप स्नान करें या अपने पैर धोएं। अगर आपके पाँव में ज़्यादा दर्द है तो गर्म पानी से पाँव को धोएं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है शरीर की मालिश करने से, ठीक है। आप अगर शरीर की मालिश कर रहे हैं अपने की, तो आपको बहुत आराम मिलता है, ठीक। तो ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक काम करते हैं तो आपको आसानी से, देखिए ये देखिए, गर्म पानी से ये स्नान करने से, ठीक है, गर्म पानी से अगर आप स्नान कर रहे हैं तो उससे आपके जो रक्त संचरण है वो अच्छी तरह से हो जाएगा और आपकी ऐंठन ख़त्म हो जाएगी। कोशिकाएं जो हैं अच्छे से श्वसन करने लगती हैं, या फिर मालिश करवाएं आप या खुद करें तो उससे भी आपकी जो रक्त संचरण है वह अच्छे से हो जाएगा कोशिकाओं में, और जिससे ऑक्सीजन जो है अधिक से अधिक कोशिकाओं को मिलेगी। ऑक्सीजन अधिक मिलेगी तो ऐंठन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि गर्म पानी से स्नान करने से या मालिश करने से शरीर की ऐंठन कम क्यों हो जाती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि वो हम एक बार पहले आंसर पढ़ लेते हैं। इन क्रियाओं को करने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है, ठीक है। रक्त का संचार मतलब रक्त जो एक जगह से दूसरी जगह हमारे पूरी बॉडी में जो वाहिनियों में बह रहा है वह संचरित हो रहा है, ठीक है। तो वह रक्त का जो संचार है वह बढ़ जाता है, जिससे पेशी कोशिकाओं में, पेशी जो कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति फिर बढ़ जाती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल जो बना था हमारे अवायवीय श्वसन जो पेशी कोशिकाओं ने किया था, आपने पीछे देखा था हम लोगों ने कि ऐसे में अवायवीय श्वसन करने लगती हैं हमारी पेशी कोशिकाएं, ठीक है। तो अब वो जो लैक्टिक अम्ल बन गया था अब उसका पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है, और पूर्ण रूप से विखंडित होकर अम्ल का किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, जिससे कि शरीर की ऐंठन कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन कौन कर रहा है, हमारी पेशी कोशिकाएं कर रही हैं जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं, ठीक है। अधिक व्यायाम से अवायवीय श्वसन करती हैं पेशी कोशिकाएं, और पेशी कोशिकाओं में क्या हो गया है, फिर उससे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो गया है, वहाँ पर ऐंठन हो गई है, ठीक है। ऑक्सीजन जब कम हो जाता है आपका तो उससे ऐंठन हो जाएगी, आपके दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये ऐंठन किस कारण से हुई है बच्चों, ये ऐंठन जो होती है इसका कारण होता है आपका लैक्टिक अम्ल का बनना, ठीक है। लैक्टिक अम्ल वहाँ पर बनता है, और बनना क्या चाहिए था, आपको याद होगा कि लैक्टिक अम्ल वहाँ ना बनकर वहाँ क्या बनना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, ठीक है। ये जल का सूत्र है H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनना चाहिए था, पर इसकी बजाय क्या बन रहा है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगर हम मालिश कर रहे हैं शरीर की या गर्म पानी से नहा रहे हैं तो ये लैक्टिक अम्ल वाला जो पोर्शन है ये पूरी तरह से विखंडित होकर किस में बदल जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो गई है तो हम गर्म पानी से स्नान जरूर करें या फिर अपने बॉडी की मालिश करें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंतः श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। अंतः श्वसन, अब आप ये देख सकते हैं अंतः श्वसन इस शब्द से ही पता चल रहा है, अंतः मतलब अंदर। तो आप जब आप ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले रहे हैं तो वह अंतः श्वसन कहलाता है। ये देखिए, ये इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन से समृद्ध वायु जो बाहर है हमारी उसको अंदर लेना जो है वह कहलाता है अंतः श्वसन,
ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अंतःश्वसन, यानी सांस अंदर लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो उस वायु को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। ये आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, यानी कि और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु जो है आपकी, अब वह बाहर जा रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है उच्छ्वसन। तो आप एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं आंसर यहाँ कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु, ये शब्द आपने ज़रूर याद रखना है, शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, इस तरह बच्चों आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि अंतःश्वसन और उच्छ्वसन किसे कहा जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है श्वसन दर किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, 1 मिनट में, 1 मिनट, ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है, यानी जितनी बार वह श्वसन की प्रक्रिया करता है, उसे उसकी श्वसन दर कहा जाता है। जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट जो शब्द है ये आपने याद रखना है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? श्वसन दर कहलाएगी। ठीक, तो 1 मिनट में जो आपने श्वसन करा है, जितनी बार आपने श्वसन करा है, वह क्या है? आपकी श्वसन दर है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? श्वसन दर 1 मिनट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सांस का अर्थ क्या होता है, यानी एक सांस लेना, इससे आप क्या समझते हैं? तो एक सांस, या इसे हम श्वास भी कहते हैं बच्चों, तो एक सांस का मतलब होता है कि एक बार जो आपने अंतःश्वसन किया, अंतःश्वसन जिसमें आपने ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लिया, प्लस में आपने जो एक उच्छ्वसन किया, उच्छ्वसन जिसका मतलब है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर छोड़ा, ये दोनों मिलाकर यानी अंतःश्वसन प्लस उच्छ्वसन, इसी को हम कहते हैं एक सांस। क्या कहेंगे? सांस या श्वास। ठीक है, तो एक श्वास का मतलब कि आपने एक बार में जो एक अंतःश्वसन किया और एक उच्छ्वसन किया, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ हम लोग करते हैं। देखो, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप खुद करके देखिए एक बार आपने सांस लिया, क्या आप उस सांस को रोक सक रहे हैं? नहीं ना, आपको वो छोड़ना भी पड़ेगा। तो यही जो प्रक्रिया है दोनों साथ साथ होती हैं, अंतःश्वसन भी और उच्छ्वसन भी, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक सांस या फिर एक श्वास। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर में क्या लिखा है, ये देखें। आंसर में जो लिखा है, एक श्वास या सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। ठीक है, अर्थात इसको ये सिंपल उसमें समझाया गया नीचे, एक सांस बराबर एक अंतःश्वसन प्लस में एक उच्छ्वसन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा कि एक सांस या श्वास का मतलब क्या होता है, और साथ में ही श्वसन दर भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ वह सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर भी करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रह गया है जिसको हम कर लेते हैं, देखते हैं कि ये अगला जो क्वेश्चन है वह क्या लिखा है कि कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो एक व्यक्ति जो खाली बैठा है, मतलब आराम से बैठा हुआ है, खाली बैठने का मतलब कि आराम से बैठा है, वह 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और छोड़ता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि औसतन एक व्यक्ति विश्राम अवस्था में 15 से 18 बार जो है सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है, यानी अंतःश्वसन करता है और उच्छ्वसन करता है। ठीक है, अगर आप व्यायाम अधिक कर रहे हैं तो व्यायाम अधिक करने से उस वक्त आपकी जो श्वसन दर है वह बढ़ जाती है और वह 25 बार प्रति मिनट हो जाती है।
तो ये दोनों आपने संख्याएं बिल्कुल याद करनी है। विश्राम अवस्था में यानी आराम से जब आप बैठे हैं तो श्वसन की जो आपकी दर है, सांस लेना जो है वो आपका 15 से 18 बार, और अधिक व्यायाम कर रहे हैं तो श्वसन दर आपकी 25 बार। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ में कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को कितना इस वीडियोस पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।